शहजादी को उसकी शख्सियत का कुछ न कुछ अंदाजा हो गया था, लेकिन उसकी सहेलियां इस खामोशी से उकता गई थीं। उनसे जब्त ना हो सका और एक बोल पड़ी, अजनबी, इस खामोशी से तुम्हारी शख्सियत में कोई इजाफा नहीं होगा, तुम जो हो वही रहोगे। शहजादी ने तुम्हें गुफ्तगू की इज्जत बख्शी है, इसलिए अगर तुम गरीब आदमी भी हो तो इस इज्जत अफजाई से तुम्हारे मर्तबे में इजाफा हो गया है। तुम्हें इस बात का ख्याल होना चाहिए कि तुम इस वक्त सल्तनत ख्वारज़म की वली अहद के हुजूर में हो और उनका जवाब न देना उनकी तौहीन है। काबिल एहतराम शहजादी खानजादा, शहजादे ने संभल कर कहा, हम चाहते थे कि इस दोस्ताना गुफ्तगू को तूल देकर अपनी जिंदगी के यादगार और मुसर्रत आगीन लम्हात में शामिल कर लें, लेकिन आप और आपकी सहेलियां इन लम्हों को अफसोस और अफसरदगी में बदलने पर बजिद हैं। हम चाहते हैं कि आप शहजादी होने के नाते इस खुशगवार मुलाकात को एक ज़र्री और हसीन ख्वाब समझकर भूल जाएं और अपनी सहेलियों को कह दें कि वो इसका जिक्र किसी से न करें। जरा रुककर उसने फिर कहा, हमारी इस मुलाकात का हाल अगर ख्वारज़म शाह को मालूम हो गया तो आपको शायद उनके सामने शर्मिंदगी उठाना पड़े, क्योंकि आप जिस अजनबी से मुखातिब हैं वो अमीर तैमूर गुरगां वाली मुल्क तातार का बेटा जहांगीर है, जिसे ख्वारज़म के लोग दुश्मन की निगाह से देखते हैं। शहजादा जहांगीर, तख्ते समरकंद का वारिस। शहजादी खानजादा की आंखें फैल गईं, उसे घबराहट से पसीना आ गया। शहजादी की सहेलियों का बुरा हाल था, वो शर्मिंदा ही नहीं खौफजदा भी थीं। उन्होंने शहजादा जहांगीर को आम आदमी समझकर निहायत बेतकल्लुफी से गुफ्तगू की थी, इस पर तंजो मिज़ा के तीर फेंककर उसकी तौहीन की थी। वो अपने इलाके में थी, लेकिन अमीर तैमूर ने जब से अपने साले अमीर हुसैन को शिकस्त देकर समरकंद की हुकूमत संभाली थी, दूरों नजदीक के तमाम अमीर और वाली लरज उठे थे। यहाँ तक के आजाद वहशी कबाइल ने भी अमीर तैमूर की बालादस्ती तस्लीम कर ली थी। सहेलियों ने इस जलील कद्र अमीर के वली अहद का मज़हका उड़ाया था। उनका खौफ अपनी जगह ठीक था। ए ख्वारज़म की परी पैकर शहजादी, जहांगीर ने मुस्कुराते हुए उसे छेड़ा, हम न कहते थे कि तारुफ होते ही आपकी नजरें बदल जाएंगी और इनबिसात के ये लम्हात मुख्तसर हैं। खैर, आप हमें इजाजत दीजिए, लेकिन ये बात याद रखिए कि इस मुलाकात को हम जिंदगी भर न बुला सकेंगे और आपसे मिलने की आरजू हमें बेचैन रखेगी। शहजादा जहांगीर ने अपने घोड़े का रुख दरिया की तरफ कर लिया, लेकिन उसकी नजरें अब तक शहजादी खानजादा के चेहरे का तवाफ कर रही थीं। ठहरिए शहजादे, शहजादी जैसे ख्वाब से चौंक पड़ी। आप इस तरह वापस चले गए और ख्वारज़म वालों को मालूम हुआ कि समरकंद का शहजादा हमारी सरजमीन पर आकर वापस चला गया है। हमने उसकी मेहमान नवाजी में कोताही की है तो वो हमें क्या कहेंगे? हम उनकी नजरों में किस कदर हकीर हो जाएंगे। हुकूमतों के झगड़े अलग चीज हैं, लेकिन हम अपने कबीले की कदीम रिवायात से मुंह तो नहीं मोड़ सकते। आप हमारे मेहमान हैं और मेहमान नवाजी के फराइज अदा किए बगैर हम आपको जाने नहीं देंगे। हम शहजादा जहांगीर से दरखास्त करते हैं कि वो हमें अपनी मेहमान नवाजी का शरफ अता करें, हम उनके शुक्रगुजार होंगे। शहजादी खानजादा ने कुछ ऐसी अदा से दरखास्त की कि शहजादा जहांगीर का जवां दिल सीने में धड़क उठा। हुस्न सवाली बनकर उसके सामने खड़ा था। इश्क शोरीदा सर बेखौफ होकर जानिसारी पर आमादा हो गया। शहजादे ने अक्ल के ताजियाने से मुंह मोड़ते हुए जज्बात अंगेज लहजे में कहा, शहजादी हुक्म दे, जहांगीर सर देने से भी इनकार नहीं करेगा। शहजादी एक नामालूम कैफ से झूम उठी और बोली, अगर शहजादे हमारी लश्करगाह में चलकर घड़ी दो घड़ी की मेहमानदारी का फख्र अता करें तो ऐन नवाजिश और एहसान होगा। शहजादा जहांगीर तो तन मन धन निछावर करने पर आमादा हो चुका था। मसर्रत के कुछ और लम्हात के हुसूल के तसव्वुर से उसका चेहरा दमक उठा था। अभी वो तामील हुक्म के इकरार के लिए अल्फाज तलाश कर रहा था कि दूर गर्द का एक बादल सा उठता हुआ दिखाई दिया। जहांगीर के घोड़े ने कान खड़े कर लिए। खुद शहजादे को भी खतरे का एहसास हुआ और उसने बड़ी सुर्रत से कमान कंधे से उतार ली। दरिया के दूसरी तरफ जहांगीर के पांचों सवार उसकी वापसी का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब उनकी नजर उठती गर्द पर पड़ी तो उन्होंने शहजादे के हुक्म से लापरवाह होकर घोड़े दरिया में डाल दिए और बहुत जल्द दरिया पार उतरकर शहजादे के पास पहुंच गए। उन्होंने कुछ कहे बगैर शहजादे को अपने हल्के में ले लिया और कमानों में तीर जोड़ लिए। गर्द फटी तो 40-50 सवार तेजी से आते हुए दिखाई दिए। सबकी नजरें इधर लगी हुई थी। शहजादी और उसकी सहेलियां भी परेशान थीं। जब सवार करीब आए तो शहजादी के चेहरे पर फिक्र की बजाय मसर्रत दौड़ गई। उसने मुस्कुराते हुए जहांगीर से कहा, शहजादे फिक्र की कोई बात नहीं, हमारे बाबा आक सूफी तशरीफ ला रहे हैं। आप बिल्कुल मुतमईन रहें, आप तमाम लोगों की हिफाजत की हम जिम्मेदार हैं। जब तक हम जिंदा हैं आप लोगों की तरफ कोई उंगली तक नहीं उठा सकता। शहजादे जहांगीर को पता नहीं क्यों शहजादी की बात का एतबार आ गया। उसने कमान कांधे पर डाल ली और एहतियात के तौर पर शमशीर के कब्जे पर हाथ रखकर आने वालों को देखने लगा। सवार उनके पास पहुंच गए। उधेड़ उम्र आक सूफी शहजादी के करीब घोड़ा लाते हुए बोला, बेटी तुमने तो परेशान कर दिया, हम तो ढूंढते ढूंढते थक गए थे। फिर उसने जहांगीर और उसके साथियों पर सरसरी नजर डालते हुए कहा, ये लोग कौन हैं, क्या चाहते हैं? मोहतरम आक सूफी की खिदमत में हम सलाम न्याज पेश करते हैं।
शहजादे जहांगीर ने बावकार अंदाज से गुफ्तगू का आगाज किया। आक सूफी ने तेज नजरों से जहांगीर को देखा, फिर सर घुमाकर नजरों ही नजरों में शहजादी से सवाल किया। उसका चेहरा गुलनार बना हुआ था। उसने अदब से कहा, आक बाबा, इनका सलाम कबूल कीजिए। ये हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान समरकंद के अमीर तैमूर के वली-ए-अहद शहजादा जहांगीर हैं। शहजादा जहांगीर? आक सूफी का मुंह हैरत से खुल गया। आक सूफी फौरन घोड़े से उतर पड़ा। वो आहिस्ता आहिस्ता जहांगीर के घोड़े के पास गया और बाग पर हाथ रखकर बड़े अदब से बोला, ज़हे नसीब के शहजादे यहाँ तशरीफ लाए। मैं अमीर तैमूर के बहादुर वली-ए-अहद को सरजमीन ख्वारज़म पर खुशामदीद कहता हूँ और तशरीफ आवरी पर शुक्रगुजार हूँ। मोहतरम आक बाबा, शहजादे ने शहजादी खानजादा के अल्फाज दोहराए। हमारा ख्याल था कि आप हमें अपनी सरजमीन पर देखकर नाराजी का इजहार करेंगे, लेकिन आपने जो कुछ कहा इसका मतलब है कि आपके दिल में बाबा तैमूर की तरफ से कोई कुदूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं शहजादे, आक सूफी फौरन बोला। हम तो अमीर तैमूर को काबिल एहतराम समझते हैं। उन्होंने तातारियों को मुगलों की गुलामी से निजात दिलाई है, फिर ये दूरी और दुश्मनी क्यों? शहजादे ने जैसे खुद से सवाल किया। आप लश्कर के साथ दरिया के इस पार खैमाजन हैं और दूसरी तरफ हमारा लश्कर मौजूद है। शहजादे ने कनखियों से शहजादी को देखते हुए कहा, क्या ये दोनों लश्कर शीरो शकर नहीं हो सकते? क्या हम एक दूसरे के गले नहीं लग सकते? हर चीज मुमकिन है शहजादे, आक सूफी ने जवाब दिया। लेकिन मसला हमारी और आपकी हद तक नहीं। अगर शाह ख्वारज़म और अमीर तैमूर के दरमियान गलत फहमियां दूर हो जाएं तो क्या नहीं हो सकता? गलत फहमी तो कोई नहीं है आक बाबा, जहांगीर ने वजाहत की। बाबा तैमूर को शाह ख्वारज़म से ये शिकवा है कि उन्होंने अब तक मुबारकबाद का पैगाम नहीं भेजा। वो तो तमाम तातारियों की एक अजीमुशान हुकूमत की बुनियाद रखना चाहते हैं। शाह ख्वारज़म ही शायद वो वाहिद हुक्मरान हैं जिन्होंने अब तक कोई कदम नहीं उठाया, जबकि तमाम तातारी अमीर उनके झंडे तले इकट्ठे होने को तैयार हैं। शहजादे बहादुर, आक सूफी ने जरा तवक्कुफ से कहा, जहां तक मुझे इल्म है शाह ख्वारज़म ने मुबारकबाद की सिफारत भेजने का इरादा किया था, लेकिन उन्हें यह शुबा है कि कहीं उनकी सिफारत को अमीर तैमूर जलील न करे। इस ख्याल के तहत वो अपना इरादा अब तक मुलतवी करते चले आए हैं। आक बाबा, शहजादा जहांगीर ने बड़े जज्बे से कहा, कितने अफसोस की बात है कि एक जरा सी गलत फहमी की बिना पर तातारियों के दो लश्कर एक दूसरे के सामने सफारा है। हम आपसे इल्तिमास करते हैं कि आप शाह ख्वारज़म की गलत फहमी दूर करें और उन्हें सिफारत भेजने पर आमादा करें। हम 2 दिन बाद समरकंद जा रहे हैं। हमारी मौजूदगी में शाह ख्वारज़म की सिफारत पहुंच गई तो आप देखेंगे कि उसकी कितनी शानदार पजीराई होती है। मैं आपके ख्याल से मुत्तफिक हूँ शहजादे, आक सूफी ने बड़ी साफ दिली से कहा। मैं एक कासिद के जरिए आपके ख्यालात से शाह ख्वारज़म को आगाह करूंगा और उनसे दरखास्त करूंगा कि वो बिला ताखीर अमीर तैमूर के दरबार में मुबारकबाद का पैगाम भेजें। आप इस सिलसिले में पूरी कोशिश करें। शहजादा रुका, फिर कुछ सोचते हुए बोला, मगर आक बाबा, आप हमारी इस इत्तफाकिया मुलाकात की खबर शाह ख्वारज़म को ना होने दें, वरना मुमकिन है कि कोई गलत फहमी पैदा हो जाए और बनती हुई बात बिगड़ जाए। आप उन्हें पुरजोर अल्फाज में मशवरा दीजिए। मैं शहजादे की दूरअंदेशी की दाद देता हूँ, आक सूफी खुश होकर बोला। मैं आपको ख्वारज़म के इलाके में देखकर आपकी बहादुरी का कायल हुआ था, लेकिन इस मुलाकात को पोशीदा रखने का जो मशवरा आपने दिया है ये आपकी फरासत और अक्लमंदी की दलील है। शहजादा जहांगीर ने खानजादा की तरफ देखते हुए कहा, शहजादी ने हमें अपने लश्करगाह में चलने की दावत दी थी, अब आपसे यही मुलाकात हो गई। हम दावत का शुक्रिया अदा करते हुए इसे किसी और वक्त पर उठा रखते हैं। आप हमें वापसी की इजाजत दें। खुद भी इस मुलाकात का किसी से जिक्र नहीं करना चाहते। आप भी शहजादी और दूसरे लोगों को राजदारी की ताकीद कर दीजिए। शहजादा मुस्कुराया। उसने शहजादी और उसकी सहेलियों पर नजर डाली और खुदा हाफिज कहकर घोड़ा दरिया की तरफ मोड़ दिया। शहजादी खोई खोई नजरों से शहजादे को उस वक्त तक देखती रही जब तक वो दरिया के उस पार नहीं पहुंच गया। दूसरी तरफ पहुंचकर शहजादे ने हाथ हिलाकर अलविदा कहा और घोड़ा दौड़ाता हुआ अपने सवारों के हमरा शहजादी की नजरों से ओझल हो गया। शहजादी का चेहरा उतर गया। अमीर तैमूर गोरगान 1336 ईस्वी में मुल्क तातार के एक छोटे से शहर सब्ज में पैदा हुआ। वो एक मामूली सरदार का बेटा था, लेकिन कुदरत ने उसे जो सलाहियतें बख्शी थीं, उन्हें बरूएकार लाते हुए अमीर तैमूर ने 35 साल की उम्र में न सिर्फ अपने मुल्क को चुगताई मुगलों के कब्जे से आजाद करा लिया, बल्कि तातारियों की एक मजबूत हुकूमत की बुनियाद रखती थी। मुगलों के बाद उसे अपने अजीजों से जंग करना पड़ी और एक तवील खाना जंगी के बाद उसने तातार के मुख्तलिफ कबाइल को अपने जेरे नगी कर लिया। लेकिन अब भी बाज खुदसर कबीले थे जो अमीर तैमूर को तातार का हाकिम आला समझने की बजाय अपने रिश्ते चुगताई मुगलों से जुड़े हुए थे। इन तातारियों में सबसे बड़ा कबीला जलायर सरे फहरिस्त था और उनके सरदार हुसैन सूफी हाकिम ख्वारज़म ने अमीर तैमूर की हाकिमियत तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। उसकी ख्वाहिश थी कि उसे ख्वारज़म का आजाद हुक्मरान तस्लीम किया जाए। इसी वजह से उसने अब तक तैमूर को मुबारकबाद का पैगाम नहीं भेजा था।
امیر تیمور اب مزید کسی خانہ جنگی میں نہیں الجھنا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ حسین صوفی بات چیت اور صلح صفائی سے راہ راست پر آ جائے گا اور اسے خوارزم پر فوج کشی نہیں کرنا پڑے گی۔ پھر اسے معلوم ہوا کہ حسین صوفی نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی ہیں اور ایک لشکر اپنے چھوٹے بھائی آق صوفی کی سرکردگی میں دریائے آمو کے اس پار امیر تیمور کی سرحد کے قریب بھیج دیا ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی امیر تیمور نے شہزادہ جہانگیر کے ساتھ ایک فوج جنوب کی طرف بھیجی تاکہ اگر خوارزمی لشکر دریا پار کرنے کی کوشش کرے تو اسے روکا جائے۔ اس کے ساتھ ہی تیمور نے شہزادے کو تاکید کر دی کہ وہ خود جنگ میں پہل نہ کرے اور جہاں تک ہو سکے آق صوفی سے نہ الجھے۔ شہزادہ جہانگیر گزشتہ کئی ماہ سے دریائے آمو کے قریب پڑاؤ ڈالے پڑا تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ شہزادہ شکار کا پیچھا کرتے ہوئے کنارے دریا پہنچا اور آق صوفی کی حسین و جمیل بیٹی خانزادہ کا خود شکار ہو گیا۔ شہزادہ اس حادثے سے دوچار ہو کر اپنے پڑاؤ پر آیا اور سمرقند جانے کی تیاری کرنے لگا۔ اسے امیر تیمور نے کسی ضرورت سے فوری طور پر سمرقند طلب کیا تھا۔ شہزادہ جہانگیر کو سمرقند جانے کی خوشی اس وجہ سے زیادہ تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ خوارزم کی سفارت کے آنے پر وہ باپ کے دربار میں موجود ہو اور کوشش کرے کہ دونوں قبیلوں میں جنگ کی بجائے کوئی باعزت سمجھوتا ہو جائے، کیونکہ اس صورت میں خانزادہ سے ملاقات کی کوئی صورت نکل سکتی تھی۔ شہزادہ جہانگیر کو سمرقند آئے ہوئے 3 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن خوارزم کی سفارت کا کوئی پتہ نہ تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ آق صوفی یا تو اپنا وعدہ بھول گیا ہے یا اس کے بھائی حسین صوفی والی خوارزم نے سفارت بھیجنے سے انکار کر دیا ہے۔ ایک غضب یہ اور ہوا تھا کہ امیر تیمور نے شہزادہ جہانگیر کو سمرقند میں روک لیا تھا اور اس کی جگہ دریائے آمو کی کمان کسی اور کے سپرد کر دی تھی۔ اس طرح شہزادہ جہانگیر کے لیے شہزادی خانزادہ سے ملاقات کرنا بند ہو گیا۔ دن گزر رہے تھے اور جہانگیر کے دل میں خانزادہ کی محبت کی چنگاری آہستہ آہستہ شعلے کی شکل میں بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ سست اور کھویا کھویا سا رہنے لگا۔ امیر تیمور کو جہانگیر سے بے پناہ محبت تھی۔ جہانگیر کے دل میں اٹھنے والے طوفان کی غمازی کر رہا تھا، لیکن اس کے دل میں کون جھانکتا؟ اس کی افسردگی کو اس کی جسمانی بیماری سمجھا جا رہا تھا اور امیر تیمور کے حکم سے شہر کے تمام بڑے بڑے طبیب جہانگیر کے علاج کے لیے آئے تھے، لیکن وہ سر توڑ کوشش کرنے کے باوجود اب تک مرض کی تشخیص کرنے سے قاصر تھے۔ انہوں نے شہزادے کو تمام امکانی مرضوں کی دوائی دی، لیکن اسے کوئی فائدہ نہ ہوا، بلکہ مرض روز روز بڑھتا رہا۔ ان جیسوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ مرض عشق کا علاج دواؤں سے نہیں ہوا کرتا۔ شہزادہ جہانگیر فطرتاً کم گو اور شرمیلا تھا۔ سوائے میدان جنگ کے وہ ذاتی معاملات میں ہر وقت غصے میں پھٹا رہتا تھا۔ پھر بھلا وہ یہ کیسے کہتا کہ اس مرض کا علاج سوائے شربت دیدار کے اور کوئی نہیں؟ وہ غم سے گلتا جا رہا تھا، مگر زبان پر تالے لگا رکھے تھے۔ اپنے سے زیادہ اسے خانزادہ کی بدنامی کا خیال تھا۔ اس نے آق صوفی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی ملاقات کا ذکر کسی سے نہیں کرے گا۔ شہزادے نے اپنے ساتھ کے 5 سواروں پر کھلے الفاظ میں یہ واضح کر دیا تھا کہ اگر خانزادہ سے ملاقات کا ذکر کسی کی زبان پر آیا تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ یہ حکم صرف شہزادہ جہانگیر کا نہیں بلکہ ولی عہد سلطنت کا تھا، جس نے تیمور کے بعد اس عظیم سلطنت کو سنبھالنا تھا۔ پھر کوئی اس کی دشمنی کیوں مول لیتا؟ سواروں نے تو دریائے آمو کا نام لینا بھی ترک کر دیا۔ شہزادہ جہانگیر کی بیماری نے امیر تیمور کو سخت پریشان کر دیا تھا۔ اس کے مزاج میں چڑچڑاپن در آیا تھا۔ وہ بار بار طبیبوں پر برستا جنہوں نے اب تک اس کے مرض کو معلوم نہیں کیا تھا۔ جہانگیر کی سوتیلی ماں سرائے خانم، جو اس کی سگی ممانی بھی تھی، ہر دم شہزادے کی پٹی سے لگی بیٹھی رہتی۔ اسے جہانگیر سے بڑا پیار تھا، لیکن ممتا کی تیمارداری اور خدمت بھی جہانگیر کے مرض میں کمی نہ کر سکی۔ امیر تیمور نے شہر سبز سے مولانا زین الدین اور اس دور کے تمام بزرگوں کو سمرقند بلا لیا۔ ایک طرف طبیب دوا دارو میں مصروف تھے، دوسری طرف شب بیداری ہوتی، قرآن ختم کیے جاتے اور شہزادے کی تندرستی کی دعائیں مانگی جاتی۔ حالانکہ یہ مرض اوپر سے تو نہیں آیا تھا، شہزادے نے خود یہ مرض خریدا تھا۔ اس کا علاج تو صرف اسی صورت میں ممکن تھا جب شہزادہ اپنی زبان پر پڑے ہوئے تالوں کو کھولتا اور کچھ بتاتا، مگر شہزادے نے قسم کھا رکھی تھی کہ یوں ہی گھٹ گھٹ کر مر جائے گا، لیکن ایک باحیا لڑکی کو بدنام کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ امیر تیمور نے پورے ملک میں اعلان کرا دیا کہ جو شہزادے کو اس مرض سے نجات دلائے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ اس اعلان کی وجہ سے تمام تالے آزما اور لالچی طبیب سمرقند میں اکٹھے ہو گئے اور اپنی قابلیت کے جوہر دکھانے لگے، لیکن کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ تیمور کا دل دنیا سے اس درجے مقدر ہو گیا کہ اس نے دربار میں آنا چھوڑ دیا۔ وہ اپنے عالی شان محل میں، جسے اس کی آمد سے چند دن پیشتر تعمیر کرایا گیا تھا، اکیلا پڑا رہتا اور جہانگیر کی شفا کی دعائیں مانگتا رہتا۔ اس کے سردار اپنی جگہ پر پریشان تھے۔ انہیں یہ فکر لاحق تھی کہ اگر امیر تیمور امور سلطنت سے اسی طرح بیگانگی برتتا رہا تو اس نئی سلطنت کو گھن لگ جائے گا اور دشمنوں کو پھر سر اٹھانے کا موقع مل جائے گا۔
आम तातारी भी इस सूरत-ए-हाल से फिक्रमंद थे। मुल्क के कोने कोने में शहजादे के बीमारी का चर्चा था। हर जगह उसकी सलामती और तंदुरुस्ती के लिए दुआएं मांगी जा रही थी। समरकंद के मुज़फ़्फ़ात में तैयब नाम के एक गोशानशीन हकीम रहते थे। निहायत दीनदार, परहेजगार और लोगों का मुफ्त इलाज किया करते थे। अल्लाह ने उनके हाथ में शिफा दी थी। कुर्बो जवार के लोगों का उन पर बड़ा एतकाद था। एक रोज उनके मतब में शहजादे की बीमारी का जिक्र छड़ गया। हकीम साहिब खामोशी से सबकी बातें सुनते रहे। जाने उनके दिल में क्या आई कि वो किसी से कहे सुने बगैर एक दिन समरकंद रवाना हो गए। समरकंद में उनका कोई जानने वाला न था, इसलिए वो सीधे अमीर तैमूर के दरबार में पहुंच गए। दरबार में हस्बे मामूल सरदार और अमीर रोजाना जमा होते और शाम तक अमीर तैमूर का इंतजार करके वापस चले जाते थे। हकीम तैयब सादा लिबास में थे और शक्लो सूरत भी ऐसी न थी कि लोग उनकी तरफ तवज्जो करते। उन्होंने दरबान से गुफ्तगू की और पुरएतमाद लहजे में कहा कि वो शहजादे का इलाज करना चाहते हैं। दरबान उनकी पुरएतमादी से बहुत मुतासिर हुआ। उसने भागकर अमीर के सरदारों को खबर दी और मोइद अरलात दरबान के साथ हकीम साहब के पास आया। हकीम मौसूफ ने मोइद अरलात को यकीन दिलाया कि अगर उसे नब्ज देखने का मौका दिया जाए तो उसे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि वो शहजादे का खातिर खा इलाज कर सकता है। डूबते को तिनके का सहारा। मोइद अरलात को ढारस हुई तो उसने फौरन शहजादे की मुमानी को मुत्तला किया। अमीर तैमूर को भी इत्तला दी गई। एक हकीम बड़े एतमाद के साथ शहजादे का इलाज करने आया है, लेकिन अमीर ने कोई तवज्जो न दी, क्योंकि शहजादे के इलाज के लिए आने वाला हर हकीम इसी तरह करता था। हकीम तैयब को शहजादे के कमरे में पहुंचा दिया गया। सरदार मोइद अरलात उनके साथ था। शहजादे का चेहरा पजमुर्दा और रंग जर्द पड़ गया था। हकीम साहिब कुछ देर तक शहजादे का चेहरा गौर से देखते रहे। फिर उन्होंने जैसे ही उसकी नब्ज पर हाथ रखा वो चौंक पड़े। सरदार मोइद अरलात का हाथ पकड़कर उसे दूसरे कमरे में ले गए। मैंने शहजादे का मरज मालूम कर लिया है। दूसरे कमरे में पहुंचकर हकीम साहिब ने बड़े वसूख के साथ सरदार अरलात को बताया। यानी आप जानते हैं कि शहजादे को क्या बीमारी है? मोइद अरलात ने बेयकीनी से पूछते हुए कहा। सरदार, आप यकीन करें या ना करें, लेकिन मुझे अपनी तशखीस पर एतमाद है। हकीम साहिब बेझिझक बोले। और ये मरज ऐसा नहीं कि इसका इलाज ना हो सके। बड़ी हैरानी की बात है, शहर के बड़े बड़े तबीब शहजादे का मरज मालूम न कर सके। सरदार अरलात को हकीम की बात का एतबार न आ रहा था, क्योंकि उसके चेहरे मोहरे में कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे सरदार मोइद अरलात मुतासिर होता। फिर वो उसके इतने बड़े दावे पर कैसे यकीन कर लेते? हकीम साहब, क़िबला ये तो फरमाइए कि शहजादे को कौन सा मरज लाहिक हुआ है कि जिसकी तशखीस बड़े बड़े हकीम नहीं कर सके और आपने नब्ज पर हाथ रखते ही मालूम कर लिया? मोइद अरलात का लहजा बड़ा तंजिया सा था। हकीम को ये अंदाज बहुत शाक गुजरा। उन्हें गुस्सा आ गया और झल्लाकर बोले, सरदार, शमशीर जनी और तीर अंदाजी का फन नहीं, ये हिकमत है। नब्ज हिकमत की बुनियाद है। जो शख्स नब्ज की मुख्तलिफ नौयतों और उसके ज़ेरो बम से वाकिफ नहीं, वो हिकमत का दावा नहीं कर सकता। आपको मुझ पर एतबार नहीं तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रहे कि शहजादे को जिस चीज की ख्वाहिश है, अगर वो उसे मुहैया न की गई तो वो यूं ही घुल घुल कर मर जाएगा। सरदार मोइद घबरा गया और नरमी से पूछा, मोहतरम, मुझे आपकी तौहीन और दिल आज़ारी मकसूद नहीं। मैं तो सिर्फ ये मालूम करना चाहता हूँ कि शहजादे को मरज क्या है और आपके ख्याल में इसका इलाज किस तरह मुमकिन है। सरदार, हकीम साहिब भी नर्म पड़ गए। ये बात मुझे अमीर तैमूर को बताना चाहिए थी, लेकिन आप मजबूर कर रहे हैं तो बता देता हूँ कि शहजादा किसी जिस्मानी मरज की बजाय मोहब्बत के मरज में गिरफ्तार है। ये सरासर झूठ और बहतान है। सरदार मोइद बिगड़ उठा। शहजादा जहांगीर बेइंतहा कमगो और शर्मीला है। वो तो दोस्तों की महफिल में भी नजरें नीची करके बैठता है। इस जमेले में वो कैसे फंस सकता है? सरदार, आपने मेरी बात की तस्दीक कर दी। हकीम साहब मुस्कुराए। शहजादा अगर कमगो और शर्मीला ना होता तो अब तक अपना हाले दिल खोल कर बयान कर चुका होता। अब मुझे पूरा यकीन है कि मेरी तशखीस सही और दुरुस्त है। सरदार मोइद अरलात सोच में पड़ गया। हकीम ने जिस मुस्तकिल मिजाजी से गुफ्तगू की थी, उसने सरदार मोइद को फिक्र में डाल दिया था। सरदार ने कहा, हकीम साहब, मैं आपकी बात रद्द नहीं करता, लेकिन ये समझ लीजिए कि अगर आपकी तशखीस गलत साबित हुई तो अमीर तैमूर आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सरदार, आप भी एक बात ज़हन नशीन कर ले। हकीम ने तुर्की बतुर्की जवाब दिया, मुझे ना तो इरामो किराम की परवाह है और ना मैं मौत से डरता हूँ। मैं तो शहजादे का इलाज करना चाहता हूँ कि अमीर तैमूर इस फिक्र से आज़ाद होकर अपनी सल्तनत के काम में मसरूफ हो जाएं। हकीम साहब, मोइद अरलात को कुछ कुछ उसकी बातों का यकीन हो चला था। फर्ज कीजिए कि शहजादे को किसी से मोहब्बत हो गई है, तो वो क्या इस बात का इकबाल कर लेगा, जबकि उसने इस बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहा? यही बात मुझे भी परेशान कर रही है। हकीम साहब ने एतराफ किया, लेकिन जब मैंने मरज मालूम कर लिया है तो इसका इलाज भी करूंगा। मैं जानता हूँ कि शहजादा जबान नहीं खोलेगा, लेकिन इंसान की बेजुबानी में भी एक तरह की जबान होती है। मैं इस राज तक पहुँचने की कोशिश करूंगा। क्या ऐसा मुमकिन है? सरदार मोइद ने बेचैनी से पूछा। मुमकिन भी है और मुझे अपनी कामयाबी की उम्मीद भी है। हकीम तैयब में बला का एतमाद था और वो यूं कह रहा था जैसे ये कोई काम मुश्किल नहीं है।
फिर आप अपनी कोशिश कीजिए। सरदार मोईद ने इत्मीनान का सांस लिया। मैं अमीर तैमूर को इन बातों की इत्तला इसी वक्त दे दूंगा जब आप कामयाब हो जाएंगे। ठीक है। हकीम दरवाजे की तरफ बढ़ा। आप यहीं तशरीफ रखें, मैं अपना काम तन्हाई में करूंगा। हकीम तैयब शहजादे के कमरे में वापस आ गए।